हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं दिलकसा कोठी के बारे में। आप सभी ने इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, तो इसका इतिहास भी पढ़ेंगे और यहाँ पर जो नए नए प्रकार की चीज़ें हो रही उनको भी कनेक्ट करके जो है देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, क्यों खास है जो है सुजाउद्दौला तीसरे नवाब थे अवध के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इनके द्वारा बनवाई गई दिलकुशा कोठी, दिलकुशा कोठी, ठीक है, याद रखिएगा। इतिहास और आधुनिकता की मिसालें। तो ये ऐसा नहीं है किसी भी इतिहास से संबंधित है कि जो है जब अवध के नवाब थे उन्होंने कैसे बनवाया, कब बनवाया। जो 1857 की क्रांति हुई उस समय भी चर्चा का विषय रहा है। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भी बहुत जो है चर्चा में ये चीज़ें रही हैं। अब जर्जर हो गई है, खत्म होने की जो है कगार पर है। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार या कह सकते हैं जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो नए प्रकार के निर्माण करा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं सारे 1 बाय 1 कवर करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं संस्कृति आज आपके लिए जो है अगस्त का एंड ऑफर लेकर के आए, जो 25 से लेकर के 29 अगस्त तक चलने वाला है। तो जितने भी हमारे पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज है यहाँ पर 60 to 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है प्री प्लस मेन्स के बैचेस में। तो बीपीएससी का बैच अवेलेबल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान पीसीएस के जो भी बैचेस हैं, अगर आप इनमें से कोई भी बैच प्रिंटेड नोट के साथ परचेज करते हो जो कि प्री प्लस मेंस के कंप्लीट है, 12,999 में मिलेगा। पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 में मिलेगा। बीपीएससी मध्य प्रदेश और राजस्थान का, बीपीएससी का एक मेंस का बैच सेपरेट अवेलेबल है 7,500 में। इसके अलावा बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच भी अवेलेबल है 4,500 रुपीज़ में। आपका एग्जाम होने वाला है। नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, जिसको पहले हम फैजाबाद के नाम से जानते थे, स्थित जो है दिलकुशा कोठी की जगह अब साकेत सदन बनाया जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका नाम साकेत सदन ही क्यों रखा गया है। तो पहले जो है अयोध्या को आप कह सकते हो या जो भी ये इलाका है इसको हम साकेत के नाम से जानते थे। साकेत का मतलब होता है एक तरीके से बहुत पवित्र या जो भी आप कहना चाहें, तो ऐसी जगह जहाँ पर जो है काफ़ी सारे काम हुए हैं। तो साकेत सदन के नाम से जो है इसको जाना जाएगा और इसमें जो है 60% निर्माण कार्य ऑलरेडी हो चुका है। इस इमारत को जो है अवध के तीसरे नवाब, इस इमारत मतलब जो है ये जो कोठी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अवध के जो तीसरे नवाब थे सुजाउद्दौला, 1752 में इसको बनवाया गया था। सुजाउद्दौला के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के और जो है 3 अलग व्यक्ति सम्मिलित थे, जिसमें बंगाल के नवाब हो गए और जो है मुगल सम्राट हो गए। इसके अलावा जो है बंगाल जो अवध के नवाब भी, सॉरी, बंगाल और अवध और जो है यहाँ पर मुगल सम्राट, तीनों की सम्मिलित सेना थी। और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिशर्स से इनके बीच जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। फिर जो है 1765 में अवध की संधि हुई थी, उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जिसके बाद जो है सारी शक्तियाँ कम कर दी गई थी और अपने आप में निर्णायक युद्ध के तौर पर हम उसको जानते हैं। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। अब सरकार ने इसको क्या बोला है कि हिंदू तीर्थ यात्रियों हेतु संग्रहालय के रूप में जो है विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो कई जो है विचारकों ने या लोगों ने पूछा कि जो आप ये साकेत सदन बना रहे हैं, क्या यहाँ पर दिलकुशा कोठी या इससे संबंधित कोई भी जानकारी, साक्ष्य वगैरह या राजा महाराजा या नवाब थे उनकी कोई जानकारी रहने वाली है। तो पूर्णतः जो है बोला गया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए बनाया जाएगा और यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रहने वाली है। परियोजना की लागत के बारे में बात करते हैं कि साकेत सदन बनाने में कितने पैसे लगेंगे। तो 17 करोड़, 60% कार्य और लेडी जो है इसका पूर्ण हो चुका है, तभी से जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो अवध रियासत की जो है नींव 1722 सादत खां बुरहान उल मुल्क पहले नवाब वजीर बने थे, ठीक है, दिल्ली दरबार से नियुक्त किए गए थे, पहले यहाँ के नवाब थे। 1739 में जो है मृत्यु के बाद दामाद जो है सफदर जंग दूसरे नवाब बने या वजीर थे। तीसरे नंबर पर हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो फैजाबाद की जो आधारभूत संरचना है इन्हीं के काल में रखी गई है। बाकी जो दोनों आप नाम देख रहे हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत समय तक जो है फैजाबाद में नहीं रहे, ये लड़ाइयाँ वगैरह या युद्ध वगैरह में संलिप्त रहते थे, तो इन्होंने ज़्यादा समय जो है यहाँ पर बिताया नहीं। अब तीसरे जिनके बारे में हमें बात करनी है सुजाउद्दौला, 1752 से लेकर के 1775 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा जो है समय फैजाबाद में बिताया था।
अवध की वास्तविक राजधानी फैजाबाद को बनाया। यहाँ पर एक कच्चा बंगला को विकसित कर दिलकुश कोठी का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि जो ये व्यक्ति है सफदरजंग, इन्होंने एक कच्ची कोठी टाइप की बनाई थी, एक कच्चा बंगला बनवाया था ऐसे ही मिट्टी वगैरह का, उसको कच्चा बंगला के नाम से जाना जाता था। इसी को जो है बाद में चेंज कर दिया गया और क्या बनवाया गया, दिलकुशा कोठी। फ्रेंच आर्किटेक्ट कर्नल एंटोन पुलियर से प्रभावित हुए स्थापत्य कला का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया गया था। संरचना के बारे में बात करते हैं, दिलकुशा कोठी 2 मंजिलें थी। हर मंजिल में जो है 10 कमरे बनाए गए थे और माना जाता है कि पहले कमरे में नवाब का परिवार रहता था और निचले स्तर पर जो है यहाँ पर आम सभाएं वगैरह होती थी और आस पड़ोस के इलाके में जो है बहुत सारे सैनिकों के लिए जो है रुकने के लिए चीजें बनाई गई थी। तो इस प्रकार का यहाँ पर था, देखो लिखा है निचले दरबार पर प्रशासन जो है दरबार का प्रशासन वगैरह लगाया जाता था। चारों ओर जो है सैनिकों के लिए बैरक, सब्जी मंडी, टकसाल, दिल्ली जो है दरवाजा आदि जो है यहाँ पर बनाए गए। दिल्ली दरवाजा मतलब यहाँ पर इसको माना जाता है कि फैजाबाद में एंट्री के लिए जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय जिस समय जो है ये बनाया गया था, बहुत सारे विदेशी व्यक्ति भी यहाँ पर घूमने के लिए आते थे क्योंकि बहुत खूबसूरत माना जाता था। अब तो जो है काफ़ी खत्म हो चुका है। सिर्फ दिलकुशा कोठी ही नहीं, बहुत सारे अन्य भी स्थल हैं जो समय के साथ जो है जर्जर होकर खत्म हो चुके हैं क्योंकि अमर अजर तो होते नहीं हैं। हर चीज़ जो है लाल किले और जो है ताजमहल जैसी नहीं बनाई गई है। दिलकुशा कोठी का महत्व तो शहरी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैजाबाद का सुनियोजित विस्तार, बगीचे, महल, बाजार। फैजाबाद नाम भी सुजाउद्दौला के समय पड़ा था। फैज का मतलब होता है लाभ और समृद्धि। यहाँ पर जो भी आता था तो लाभ के लिए आता था, उसी के आधार पर जो है इसका नाम फैजाबाद रखा गया था। सांस्कृतिक व राजनीतिक महत्व देखें तो अवध नवाबों का राजनीतिक मुख्यालय माना गया था। प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र माना गया था और इससे लाभ होता था, इसीलिए जो है इसका नाम भी फैजाबाद रखा गया था। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस दौरान जो है इस इमारत का क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल अपने ठिकाने के रूप में भी किया था। तो उस समय भी चर्चा का विषय रहा है। औपनिवेशिक उपयोग के बारे में बात करते हैं तो 1870 के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जो अफीम गोदाम बना दिया। 20वीं सदी में नारकोटिक्स ब्यूरो का दफ्तर बनाया गया। जब हम आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो है भारत सरकार ने इसको क्या है नारकोटिक्स ब्यूरो का जो है केंद्र बना दिया। कुछ समय तक जो है चीज़ें यहाँ पर रही थी, फिर बाद में इस ऑफिस को भी बंद कर दिया गया। तो थोड़ी बहुत जो केयर वगैरह हो रही थी उसकी, वो भी खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपील की कि यहाँ पर लाइब्रेरी बना दे ताकि थोड़ा बहुत जो इसको जो है बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं वो बच पाए। लाइब्रेरी वगैरह बनी, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ये काफ़ी खराब हालत में है। वर्तमान स्थिति देखें तो उपेक्षा व संरक्षण की कमी की वजह से ये खंडहर में तब्दील हो गई है। ASI की सूची में होने के बावजूद उचित संरक्षण इसको नहीं मिला है। सरकार अब इसे बदलकर साकेत सदन बनाने वाली है। साकेत क्यों, मैंने आपको बताया अयोध्या को पहले जो है साकेत के नाम से जाना जाता था। नए भवन में अवध या सुजाउद्दौला की कोई भी झलक या स्मृति सम्मिलित नहीं की जाएगी। ये बहुत जो है साफ शब्दों में बोला गया है। सांस्कृतिक विरासत बनाम जो है धार्मिक स्थल, तो बहुत सारे लोगों का मानना है ऐसा कि हमें जो है विरासत को संरक्षित रखना चाहिए और यहाँ पर तो इन चीज़ों को जो है सारा हटाया जा रहा है। पर्यटन व अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात करते हैं तो राम मंदिर के बाद धार्मिक पर्यटन का केंद्र अयोध्या ऑलरेडी है। साकेत सदन जो है हिंदू धर्म यात्रियों के लिए आकर्षण बढ़ाएगा और भी लोग घूमने आएंगे, लेकिन बहुस्तरीय इतिहास, मुगल, अवध और औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी चीजें हुई उनको छुपाया जा रहा है, ऐसा जो है यहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं। इतिहासकारों की चिंता यहाँ पर यह है कि स्थानीय इतिहासकारों व शोधकर्ताओं ने इसे विरासत मिटाने का जो है कदम बताया है, क्योंकि हमने बात की ना कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के साक्ष्य जो इस कोठी में रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़े से प्रश्न हैं जो लोगों के मन में अभी आ रहे हैं। अब स्थापत्य और कला विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कुछ बहुत हमने देखा है, दिलकुशा कोठी में यूरोपीय विशेषकर फ्रेंच व अंग्रेजी स्थापत्य के तत्व आपको दिखाई देते थे क्योंकि खत्म हो चुका है। कर्नल एंटोन पुलियार ने इसका नक्शा लखनऊ की दिलकुशा कोठी कैंटोनमेंट में जो है की शैली पर ही बनाया था। इसके बगीचे हैं चारबाग शैली के और खुले प्रांगण तत्कालीन मुगल अवध स्थापत्य की झलक देते। उस समय देखो मुगल जो है काल में जितने भी इस प्रकार के बनाए जाते थे
मतलब कोठियाँ वगैरह सब जो है चार बाग की ही अवधारणा पर या चार बाग जैसे ही बनाए जाते थे। आई होप ये पता होगा आपको, बीच में वो चारों तरफ जो है बगीचा होता था। अवध दरबार और यूरोपीय संपर्क को भी देखेगा तो सजाउद्दौला ने फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों को जो है दरबार में संरक्षण दिया हुआ था। कोठी विदेशी दूतों, सैनिकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के स्वागत स्थल के रूप में इस्तेमाल होती थी। यहीं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है संबंधों की शुरुआत भी हुई थी और लखनऊ को राजधानी शिफ्ट करने पर भी असर यह डालती। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन रही है। फिलहाल पास्ट के टाइम पे अब जो है चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। 1857 का विद्रोह और दिलकुशा कोठी हमने देखा कि जो भी हमारे मतलब उस समय के जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। अंग्रेजों ने इसको जो है बाद में जब जो है कब्जा कर लिया था और बाद में इसको रसद गोदाम और उसके बाद हमने देखा अफीम कोठी, अफीम के जो है लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आधुनिक संरक्षण और जो है विवाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1950 से लेकर के 1960 के दशक तक यह संरचना अपेक्षाकृत ठीक थी, लेकिन शहरीकरण और जो है सरकारी उदासीनता की वजह से ये जीर्ण या शीर्ण मतलब जो है खराब हालत में पहुंच गई। एएसआई को दिया गया था, इसकी सूची में भी थे, लेकिन बहुत खास ख्याल रखा नहीं गया। और वर्तमान सरकार यहाँ पर क्या कर रही है वो हमने देख लिया है कि नया भवन बनेगा, आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी और तीर्थ यात्रियों के लिए केंद्र होंगे। विशेषज्ञों का कहना है इससे मूल स्मारक की जो है हेरिटेज मतलब हेरिटेज जो इतिहास था उसका वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे स्थलों का जो है इतिहास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर इसको हम थोड़ा कंपेयर करें तो अवध की कई अन्य धरोहरें हैं ऑलरेडी। छोटा इमामबाड़ा आपने सुना होगा इसके बारे में, जो है बड़ा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी लखनऊ आज भी जो सुरक्षित हैं और पर्यटन का केंद्र है। इनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। दिलकुशा कोठी को यदि इसी तरह संरक्षित किया जाता तो यह राम मंदिर प्लस अवध टूरिज्म का संयुक्त केंद्र बन सकती थी। यहाँ तक समझ में आ गया हो आप सब लोगों को जो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। ब्रिटिश शासन के दौरान दिलकुशा कोठी का जो है किस उपयोग में लाया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान अलग अलग रहे थे, लेकिन जो चर्चा का विषय था वो कौन सा था? विकल्प है कॉलेज, अदालत, अफीम गोदाम और छावनी या अस्पताल के रूप में। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।